देखो क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद। देखो क्या होता है ना, क्वेश्चन में सिचुएशन, एक कहानी लिखा गया है, ठीक है। अब उस सिचुएशन में जो जो बोला गया है उसको आप लिखते जाइए, सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आंसर नहीं मांग रहा आपसे। आयु चाहे जो कहानी है वो चाहे 7 साल बाद की बताई जाए, 5 साल पहले की बताई जाए, 13 साल बाद की बताई जाए, 100 साल पहले की बताई जाए, उससे मतलब नहीं है। हम जो एज मानते हैं एक्स और वाई, वो प्रेजेंट मानते हैं। आज के दिन किसी की आयु कितनी है उसको एक्स मानेंगे, किसी की आयु कितनी है वाई मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है। क्वेश्चन को पढ़िए पहले। तो जब क्वेश्चन आएगा मेरे पास एग्जाम में तो पहले मैं तो क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा। 5 वर्ष, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पढ़ने से ही काफी कुछ आइडिया लगता है। 5 वर्ष बाद अमित की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पता नहीं क्या था लेकिन कुछ तो समझ में आया। 5 वर्ष पूर्व अमित की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। अमित की वर्तमान आयु क्या है। मतलब इतना क्वेश्चन एक बार जब पढ़ लिया ना तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर सर दो लोगों की बात की जा रही है। एक अमित की बात की जा रही है और एक उसके पुत्र की बात की जा रही है, उसके बेटे की बात की जा रही है, फादर एंड सन की बात की जा रही है। ठीक है, बढ़िया है। लेकिन जो सिचुएशन है वो 5 वर्ष बाद की दी गई है और 5 वर्ष पूर्व की दी गई है। तो कई बार आपको कई किताब में लिखा मिल जाएगा कि माना 5 वर्ष पहले अमित की आयु इतनी थी, मत करना वो सारा चीज, ठीक है। 5 वर्ष पहले कितना था, 10 साल बाद कितना है, मत करना। आप सिंपली मानो आज के डेट में कितना आयु है। अमित की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, वर्तमान काट भी दूं, अगर ऐसे ही पूछ दूं कि अमित की आयु क्या है तो भी वर्तमान ही बताओगे आप। 5 साल पहले 10 साल बाद नहीं बताओगे, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि अमित की जो आयु है वो एक्स वर्ष है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे माना अमित की आयु। देखो मैं वर्तमान नहीं लिख रहा हूं तो भी मेरा आंसर गलत नहीं होगा। अमित की आयु मतलब कॉमन सी बात है कि मैं आयु लिख रहा हूं तो आज ही की बात कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि 4 साल पहले की बात करूंगा। अमित की आयु एक्स वर्ष, ठीक है। और उसके पुत्र की आयु कितना मान ले। वाई प्लस पुत्र, 5। नहीं पुत्र आज की डेट में मानो, वाई मान लो, ठीक है। क्यों y+5, y+5 क्यों, वाई मान लो ना। प्रेजेंट आज के डेट में उसकी आयु वाई है। बताने के लिए वाई प्लस 5 रखेंगे। हाँ क्या बोल रहे हो, फिर से बताइए। सर वो इक्वेशन बनाने के लिए वाई प्लस 5 रखेंगे। हाँ इक्वेशन बनाएंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आज के डेट में मैंने एक्स और वाई मान लिया। अब 5 वर्ष बाद जब करेंगे तो x+5 y+5 कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा। तो आज के डेट में मैं आयु एक्स और वाई ही मान रहा हूँ। 2% है, दोनों का एक्स और वाई मान लो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर पिता पुत्र है, कभी माता और उनकी बेटी दे दे, ठीक है। कभी हो सकता है राम और श्याम दे दे, मोहन सीता दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है। तो दो लोग दे देगा, एक्स और वाई मान लेना, ठीक है। हमेशा ऐसा करना, एक्स और वाई मान लो, दो लोग की आयु एक्स और वाई। अब क्या बोलेंगे, सर ये तो प्रेजेंट की सिचुएशन है। आज के डेट में इसकी आयु पिता की आयु और पुत्र की आयु में क्या संबंध है हमें नहीं दिया गया। अगर दिया जाता तो हम कुछ लिख देते। लेकिन जो कहानी हमें बताया गया है, सिचुएशन जो बताया गया है, वो 5 वर्ष बाद की बताई गई है। आप मूवी भी देखते हो ना, मूवी में दिखा था ना आफ्टर 5 ईयर्स, तो वही चीज है, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद की कहानी है। तो आप भी लिख दीजिए आफ्टर 5 ईयर्स। आप यहाँ लिखिएगा 5 वर्ष बाद। यहाँ पर आप लिखो अपने कॉपी में 5 वर्ष बाद, बस हेडिंग लगा दिया। अब आपका कॉपी चेक करने वाला जो भी आपके कॉपी चेक कर रहे होंगे समझ जाएंगे कि आपने 5 वर्ष बाद की कहानी यहाँ पर लिख रहे हो। तो मुझे बताइए अमित की आयु कितनी हो जाएगी। अमित की एक्स आयु प्लस कितनी हो 5 जाएगी। ईयर प्लस 5। आप कहोगे सर प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल बाद 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो इसकी आयु जो हो जाएगी x+5 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी के लिए वर्ष हटा रहा हूँ, ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा, ठीक है। और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। आप कहोगे सर आज के डेट में y साल का है, ठीक है, y है, तो 5 साल बाद उसकी जो आयु हो जाएगी वो y+5 हो जाएगी, ठीक है, y+5 हो जाएगी। यही होगा ना, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैं बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग समझना। एक लाइन लिखा गया यहाँ पर कि 5 वर्ष बाद अमित की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं, किसकी आयु 3 गुनी होगी। बहुत ही जाहिर सी बात है, अमित की आयु 3 गुनी होगी। जो पिता है वो बड़ा रहेंगे ना, कभी भी पिता छोटे थोड़ी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही क्लियर है, कभी कंफ्यूजन होने का कोई चांस ही नहीं है कि सर अमित की जो एज होगी वो उसके पुत्र की एज से 3 गुनी होगी, ठीक है। तो यहाँ बहुत क्लियर है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ अमित, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये मत लिखना।
अमित लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर सन लिख दिया, ठीक है, जो भी नाम है उसका। ये दोनों आपस में बराबर तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसमें मुझे किसमें 3 से गुना कर देना चाहिए कि दोनों बराबर हो जाए जिनकी आयु, बताओ। सन में। सन में, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी फादर जो है वो बड़े रहेंगे सर, ये बड़े हैं, इसमें आप 3 से गुना कर दोगे तो ये और बड़े हो जाएंगे, दोनों बराबर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप सन में अगर 3 से गुना कर दोगे, कि अमित ऑलरेडी 3 गुना है, तो सन में 3 गुना से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि अमित और उनके सन की बात की जा रही थी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नाम लिखा रहता ना, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट कीजिए, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर राहुल और मोहन, ऐसा कुछ। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में अगर राहुल और मोहन मेंशन रहता, तो बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा कि राहुल की एज 3 गुनी है कि मोहन की एज 3 गुनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 3 गुना हो सकता है, राहुल मोहन में कोई बड़ा हो सकता है। पिता पुत्र में तो आपको बहुत क्लियर है, माता और पुत्री लिखा रहेगा तो बहुत क्लियर है कि माता बड़ी रहेगी, पुत्री छोटी रहेगी, ठीक है। लेकिन राहुल और मोहन में क्लियर नहीं है ना कि राहुल बड़ा है कि मोहन बड़ा है, तो उसमें क्वेश्चन को ध्यान से हमें पढ़ना होगा कि राहुल बड़ा तो मोहन में 3 से गुना करेंगे, मोहन बड़ा तो राहुल में 3 से गुना करेंगे, किसी में करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही क्लियर है, पिता और पुत्र के कारण। यहाँ पर क्वेश्चन को हम बार बार पढ़ेंगे में नहीं, बहुत ही क्लियर है, बस इतना देख लिया 3 गुना, ठीक है, 3 गुना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 गुना है, ठीक है, ऑफकोर्स सर पिता ही 3 गुना रहेगा, फिर बेटा 3 गुना कैसे हो सकता है, ठीक है, कभी नहीं 3 गुना हो सकता है। तो यहाँ पर सीधे लिखोगे सर अमित, ये समझाने के लिए बस 3 इंटू पुत्र, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे सर अमित की आयु कितना आपने लिया था, x+5, ठीक है, बराबर 3 गुना, यहाँ पर लिख दोगे y+5। यह सिचुएशन है 5 साल के बाद। यहां से एक समीकरण बना लीजिए आप, इक्वेशन बन जाएगा जल्दी से। इसको सॉल्व करने पर मिल रहा है x+5 बराबर 3y+15। देखो कैलकुलेशन में कोई डाउट है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर डाउट हो तो बताइएगा। 3y+15 गुना कर दिया, यहां से आपका मिल जाएगा x-3y, y को इधर लेकर आ गया, ये 15 में से 5 घटाकर लिख दोगे सर 10, ये 15 इधर 5 है, 5 उधर जाकर घटाएंगे, x-3y बराबर 10 आ गया। तो एक समीकरण तो ये बन गया, x-3y हमारा 10 के बराबर आ गया, समीकरण नंबर 1, ठीक। उसके बाद अभी तक हमने बस एक कंडीशन लिखा है, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ था, कहानी और भी बाकी है। बोला गया है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व की भी कहानी कुछ बताई गई, 5 साल पहले क्या था वही बताया गया। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या हुआ, तो 5 वर्ष पूर्व पहले लिख दो अमित की आयु कितनी रहेगी, अमित की आयु कितनी रहेगी बताओ। अभी x-5, ठीक है, x-5। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 5 दिया गया है, ठीक है, यहाँ 5 दिया गया है, हो सकता है कि 7 वर्ष पूर्व लिख दे तो x-7 लिखेंगे, अगर 10 वर्ष पूर्व लिखेगा तो y-7 लिखेंगे, ठीक है, x-7 लिखेंगे, डिपेंड करेगा क्या दिया गया है। अब पुत्र की आयु मैं लिख देता हूँ आपको, सर अभी अगर y वर्ष का है तो 5 साल पहले y-5 ईयर्स का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार बोलेंगे सर 5 वर्ष पर पहले क्या सिचुएशन था, अमित की आयु जो है उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। अब एक बार ही पढ़ के क्लियर हो गया, 7 गुना का मतलब ऑफकोर्स पिता 7 गुना रहा होगा, डेफिनेटली पुत्र तो 7 गुना हो नहीं सकता। तो आपको सर यहाँ पर x-5 में लिख देता हूँ ऐसे, ये लिखने से काफी क्लियर हो जाता है, गलती करने का स्कोप कम हो जाता है, आप एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अमित और पुत्र को मैं बराबर कर दिया, इसको 7 से गुना कर देता हूँ, पुत्र को 7 से गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। 5 साल पहले ऐसा ही सिचुएशन था, तो अमित का एज है 5 साल पहले, x-5, ठीक है, बराबर 7 y-5। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या मिल रहा है, x-5 इज इक्वल टू 7y-35, ठीक है, 7y-35। सॉल्व कर लेते हैं इसको, अब तो बाकी कैलकुलेशन ही रह गया है। x-5 बराबर 7y, अच्छा चलिए इसको इधर ले आओ ना, y वाले टर्म को मैं इधर लेके आता हूँ, x-7y इज इक्वल टू माइनस का 35 प्लस का 5, ऐसा आएगा, माइनस का 35 प्लस का 5, ये 5 उधर जाएगा, तो -35 + 5 कितना बनेगा, -30, -30, तो -30 लिख दिया, ठीक है। अब ये दो समीकरण हमारे पास रेडी है, x-7y बराबर -30। अब क्या करें, अब समीकरण देखो यहाँ पर आप विलोपन, हाँ बताओ, बिल्कुल बताइए। सर एलिमिनेशन यूज करेंगे, एलिमिनेशन यूज करेंगे, ज्यादा बेटर है। देखो दोनों, इसमें तो मैं दोनों ही को बेटर बोलूंगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। पहले तो यहाँ पर मैं बोलूंगा
कि इतना सबसे इंपॉर्टेंट तो पार्ट ये था कि आपने इक्वेशन बनाना है। दो समीकरण मैंने बना लिया, इसको नंबरिंग भी कर दो, पहले इसको समीकरण दो कर दो। पहली पार्ट तो ये थी कि हमने समीकरण बना लिया, फर्स्ट थिंग ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का जो सिचुएशन सेकेंडरी है वो तो कर ही लोगे, चाहे प्रतिस्थापन यूज करोगे चाहे विलोपन यूज करोगे, दोनों ही कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कह सकते ये आसान है वो आसान है। आप, मैं दोनों तरीके से एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, मैं करूंगा विलोपन लेकिन मैं बताता हूँ दोनों तरीके से। यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हो, x का वैल्यू कितना आएगा सर 10+3y, ठीक है। 10+3y सेकंड वाले में पुट कर दीजिएगा, वहां से सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने दो समीकरण को एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला समीकरण है मेरे पास x-3y बराबर 10, दूसरा है x-7y बराबर -30। आप क्या बोलोगे सर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। मुझे दिख रहा है x का गुणांक सेम है, x का कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पर अगर मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूं, अब आपको पता होगा मैंने घटाओ क्यों किया, घटाया क्यों घटाया, क्योंकि x का साइन भी सेम है, सेम साइन में घटा देते हैं, जिनके गुणांक सेम है उसके साइन भी सेम है तो घटाएंगे, और घटाने के लिए साइन को चेंज करते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस का बन गया और ये प्लस का बन गया, तो x से तो x कट गया, ये बन जाएगा -3y प्लस का 7y, ठीक है, बराबर 10+30, ठीक है। यहाँ से क्या मिल रहा है 4y जो आएगा, 7y में से 3y घटाएंगे, 4y का वैल्यू 40 के बराबर आएगा, यहाँ से y का वैल्यू आ गया आपका 40/4, यानी कह दोगे सर y का वैल्यू 10 आ गया। क्लियर, y की वैल्यू 10 आ गई। अब आप मत सोचो कि y क्या है, रहने दो, आप x का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। आप क्या करोगे, आपने यहाँ पर लिख देना y बराबर दिस समीकरण 1 में पुट करने पर लिखेगा जरूर, यहाँ पर बोलेंगे सर x-3y बराबर 10 है, x तो x रहा, -3 × 10, y का वैल्यू 10 था बराबर 10 है। सॉल्व किया तो कितना मिल रहा है x-30 बराबर 10, यानी x का जो वैल्यू आ रहा है वो 30 + 10 40 के बराबर आ रहा है, ठीक है। x का वैल्यू 40 आ रहा है। अब x और y आंसर करके छोड़ देंगे तो फिर कुछ ना कुछ नंबर तो कट ही जाएगा आपका, ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर काट लिया जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, अमित की आयु, क्योंकि आपसे पूछा तो बस अमित का आयु गया था ना, आप लिख दोगे अमित की आयु, वर्तमान लिखने की जरूरत नहीं है, अमित की आयु या वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x लिखा था हमने, अमित की आयु x लिया था, ठीक है, तो आपको उसे 40 वर्ष, ठीक है। ऑफकोर्स जो बड़ा रहेगा वही पिता रहेगा ना, आपको उसे 40 वर्ष। अगर मुझसे पूछा जाता कि पुत्र की आयु बताइए तो मैं बता देता, नहीं पूछा जा रहा तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ पुत्र की आयु क्या है 10 वर्ष है, ठीक है, 10 वर्ष। क्लियर, समझ में आया। तो पिता की आयु मैंने 40 वर्ष बता दिया और पुत्र की आयु मैंने 10 वर्ष बता दिया। अगर हमें चेक करना हो कि जो हमने निकाला है वो सही निकाला है कि गलत निकाला है, आंसर हमारा सही आया है कि गलत आया है, आप जल्दी से रफ में चेक कर दोगे। हाँ बिल्कुल दिखा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आप रफ में चेक करके मैं बता रहा हूँ। आपने बोला अमित की आयु 40 और उसके सन की आयु 10, 5 वर्ष बाद ये 45 की हो जाएगा और ये 15 का हो जाएगा, ठीक है, 5 साल बाद। देखो 15 3 गुना है, बोला था ना 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 5 वर्ष पहले की बात करूं तो ये देखो हो जाएगा 35 वर्ष का, और ये हो जाएगा 5 वर्ष पहले 5 वर्ष का, तो देखो ये 7 गुना है, 7 गुना है, तो यहाँ से बिल्कुल आपका आंसर सही दिख रहा है, तो जो हमने निकाला है बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है, तो सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं जो भी कंडीशन था वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अभी, देखो पूरा सॉल्यूशन तो नहीं आ पाएगा एक पेज पर, फिर इतने छोटे में आपको दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या पूरा सॉल्यूशन, बताओ। स्क्रीनशॉट लो फिर उसको जूम करके शायद हो जाएगा, ठीक है, या मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब 2 पार्ट में ले लो, ठीक है, एक पार्ट तो इतना ले लो, पहले पहले इतने पे ले लो, मैंने समीकरण बना लिया, 5 सेकंड रुक रहा हूँ, 5 4 3 2 1, चलो उसके बाद आगे के सॉल्यूशन यहाँ पर है, ठीक है। 2 पार्ट में हमने सॉल्व किया, एक बार समीकरण बनाया फिर समीकरण को हल कर दिया। तो अंतर क्या है, बाकी सेकंड पार्ट तो सेम है, बस पहले भाग में हमें समीकरण बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर भिन्न पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, फ्रैक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं, और ये भी आसान है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, चलो पहले मुझे बताओ एक दो भिन्न का एग्जाम्पल मुझे दोगे, यानी 1 भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, 7/7। सर जो p/q के फॉर्म में होते हैं। नाइस, चलो ये आंसर मुझे मिल गया। सर वो जो नंबर p/q के रूप में दिखता है उसको भिन्न कह सकते हैं,
बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि भिन्न का परिभाषा बस इतना ध्यान रखेगा। उदाहरण मुझे 3/5 पता है, इसमें मुझे पता है ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको अंश कहते हैं और नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं इंग्लिश में और नीचे वाले को डेनोमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो पी हमारा न्यूमरेटर होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, अंश और हर। अब इस पर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। किसी भिन्न के अंश, क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उस इंफॉर्मेशन को आप यूज करके लैंग्वेज से समीकरण बनाइए, ठीक है, उसको मैथमेटिक्स के भाषा में बदलिए। बोला गया है किसी भिन्न, जब भी क्वेश्चन आ जाएगा ना भिन्न वाला, मान लो एक्स वाई, ठीक है, x/y, यदि किसी भिन्न के अंश, पहले तो क्या करेंगे क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मेरे पास क्वेश्चन आता है, अगर मैं क्लास 10th में था तो पहली बार तो यही करता था, क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ने से क्या होता है, बहुत ज्यादा चीज तो दिमाग में नहीं आता है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ सेंस आ जाता है क्वेश्चन किस टाइप का है, ठीक है। मुझे पता चल गया कि इस क्वेश्चन में भिन्न की बात की जा रही थी, अंश में कुछ जोड़ा गया था, हर में कुछ जोड़ा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन को किस स्ट्रक्चर में लेकर जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ बोलोगे माना जो भिन्न है वो क्या है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है वो बोलेगे सर मान लेते हैं भिन्न हमारा x/y है, ठीक है, x/y, ठीक, हमें भिन्न नहीं बताना ना, x/y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अगर मैं लिख रहा हूँ a/q, इसका मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या इसका जगह पर हिंदी में लिख सकते हो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, प्रश्नानुसार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो भी आप a/q लिख सकते हो, ठीक है, a/q मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोलेंगे, अंश और हर में दोनों में अगर 2 जोड़ा तो 9/11 बन गया। तो लिखा हुआ था x/y, लिखा गया था x/y, अब है हमारा भिन्न x/y, लेकिन मैं अगर ऊपर में भी 2 जोड़ दूं, अंश में भी 2 जोड़ दूं और हर में भी 2 जोड़ दूं तो भिन्न जो है वो 9/11 बन जाता है। क्वेश्चन में तो ये बोला ना कि अगर आप दोनों में 2 जोड़ दीजिएगा तो 9/11 बन जाएगा, ठीक। अब अगर मैं ऐसा लिखूं a/5 बराबर 7/9, ठीक है, तो इसका मतलब 7/, मैं लिखता हूं b, इसका मतलब क्या होता है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, a को b से गुना करोगे तो ये लिखोगे सर a गुना b बराबर 5 गुना 7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 5 गुना 7, तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्क्रीन रुक गई है, पता नहीं है क्या इशू आ रही है, ठीक है, मैं एक बार स्टॉप करके प्रेजेंट करता हूँ। स्क्रीन रुक गई है। यस यस यस, हाँ मुझे पता है स्क्रीन स्टॉप है, ठीक है, मैं प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। दिख रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर लिखा गया था a/5 बराबर 7/b, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, a को b से गुना करते हो और 5 को 7 से गुना करते हो और लिखते हो सर a गुना b बराबर 5 गुना 7, जो 35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई का। यहाँ पर अगर बीच में बराबर का साइन है, बीच में अगर इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर से आप क्या बोलोगे, सर 11 जो है, ये देखो ये जो 11 है वो x+2 के साथ गुना हो जाएगा और ये जो y+2 है वो 9 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप इक्वेशन बनाइए 11 इंटू x+2 बराबर 9 इंटू y+2। देखो बीच में मैंने इंटू का साइन नहीं लगाया, ब्रैकेट और कोई संख्या के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इंटू का साइन है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके एक समीकरण बना लीजिए, 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18। कोई भी एक छोटा सा मिस्टेक आपका आंसर गलत कर देगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिएगा, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो बताना, ठीक है। चलिए, तो यहां से मिल जाएगा 11x - 9y बराबर 18 में से 22 घटाएंगे, 18 में से 22 घटाकर कितना मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा क्या बताओ। तो एक समीकरण मिल गया 11x - 9y बराबर -4, ठीक है। एक समीकरण तो ये मिल गया हमारे पास, ठीक, ओके, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर और भी कुछ दिया गया था क्वेश्चन में, अभी तो हमने अधूरा ही पढ़ा था ना, अभी और भी है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मुझे बताइएगा, ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x/y था, आपने अगर दोनों में 3 जोड़ दिया तो मैं ऐसा लिख दूं, बताओ ये मैंने सही लिखा है क्या। सर माइनस का नहीं आएगा, प्लस का प्लस आएगा का साइन। आएगा, तो आपको सर आपने बोला था
कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जोड़िए, तो आप x+3 लिखोगे, यहाँ भी y+3 लिखोगे, 5/6 आएगा। अब देखो क्वेश्चन तो मैंने ये करवा दिया, अब जरूरी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बस एक टाइप सिखा रहा हूँ। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ऐसा बोल दिया जाए कि अंश में 3 और y में 5 जोड़े तो 5/6 बन जाए, तो ऐसे केस में आप लिखोगे सर अंश में 3 जोड़ा था, y में 5 जोड़ा था, तो 5/6 बन गया। तो क्वेश्चन जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अंश में 3 घटाने पर और y में 5 जोड़ने पर ऐसा होता है, तो अंश में 3 घटाइएगा, y में 5 जोड़िएगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा उसको बड़ा ध्यान से देखकर आप पढ़ के उसको इक्वेशन बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया था दोनों में 3 जोड़ना है, तो x में भी 3 जोड़ दिया और y में भी 3 जोड़ दिया, तो यहां से आपका मिल जाएगा ये जो है सर 5/6। यहां से आपका बनेगा 6x प्लस, चलो मैं इसको लिख देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू x+3 बराबर 5 इंटू y+3। हमने क्या किया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहां से मिल रहा है 6x प्लस 6×3 = 18 बराबर 5y प्लस 5×3 = 15। यहां से क्या मिल रहा है, 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 में से 18 घटाएंगे माइनस का 3 आएगा, ठीक है। 15 में से 18 घटाएंगे माइनस का 3 आएगा, तो 6x माइनस y 5y बराबर माइनस का 3। दो समीकरण बन गया। अब मुझे बताओ आप सोल्व कर लोगे इसको, दो समीकरण दो इक्वेशन, बताइए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बन गए। इसको समीकरण नंबर 1 बोलोगे, इसको समीकरण नंबर 2 बोलोगे। इसको सॉल्व कर दूं या कर लोगे आप लोग, क्योंकि एक टाइप और है फिर कवर हो जाएगा वो भी, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको आप लोग ट्राई करना और जो भी आएगा वो, अच्छा ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन ना वो शायद भिन्न का ही है, सॉल्व कर ही लेते हैं, कुछ सीख ही जाओगे इसमें, ठीक है, अधूरा क्यों छोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर क्या है, एक 11x माइनस 9y है, 6x माइनस 5y है, ठीक है। मैं दोनों समीकरण को सॉल्व कर रहा हूँ। चलो इस वाले में मैं कभी भी करने के लिए तो प्रतिस्थापन यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, लेकिन मैं करना नहीं चाहूंगा, प्रतिस्थापन यूज करेंगे कैलकुलेशन लंबा होगा, ठीक है। मैं क्या करना चाहूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर विलोपन लगाना चाहूंगा। तो पहला वाला जो समीकरण है वो लिखा गया 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। दूसरा समीकरण है 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना, फिर से स्टॉप हो गया, सॉरी, हाँ बिल्कुल स्टॉप है। एक मिनट में नेटवर्क चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। नेटवर्क सही है फिर भी स्क्रीन रुक रही है आज, ठीक है, देखते हैं एक बार। अभी सही है, ठीक है, ठीक है, अभी सही रहेगा। तो आपने कुछ नहीं किया, बस दोनों समीकरण को लिख दिया, सब्स्टिट्यूशन की जगह पर मैं विलोपन यूज करूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए किसी भी x या y का गुणांक सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर किसी भी एक समीकरण में गुना करोगे ना काम नहीं चलेगा, नहीं सेम होगा। मुझे दिख रहा है समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक 9 दिख रहा है और समीकरण 2 में y का गुणांक 5 दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है सर 5 में कितना भी से गुना करके 9 तो नहीं आएगा, 9 को गुना करने पर 5 नहीं आएगा, तो मैं y की गुणांक अगर सेम करना चाहूं तो एक ऐसा नंबर सोचिए, एलसीएम देखिए 9 और 5 का, मतलब वो छोटा से छोटा नंबर जो 9 और 5 दोनों के टेबल में आते हैं। तो आपको सर 45, 9 पंजे 45 होता है, ठीक है। 45 9 के टेबल में भी आ जाएगा और 45 5 के टेबल में भी आ जाएगा। तो समीकरण 1 में जो समीकरण 2 में y का गुणांक है 5, इससे गुना कर दीजिएगा, यहाँ पर 5 से गुना करेंगे, और समीकरण 2 में 9 से गुना करूंगा। ये 9 कहां से आया, यहाँ से आया, ये वाला 9, और ये 5 ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप कहोगे सर अगर ऐसा करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि समीकरण 1 में जो y का गुणांक है बन जाएगा 45, समीकरण 2 में जो y का गुणांक है वो भी बन जाएगा 45, 9 से गुना होकर, ठीक है। तो आप बन जाएगा आपका समीकरण, पहला समीकरण बन गया, 5 से जब गुना कर रहे हो सभी टर्म से गुना होगा तो बन जाएगा 11 पंजे 55x माइनस 45y, 5 से गुना किया, और ये बन जाएगा माइनस का 20, 5 को 4 से गुना किया। अब 9 को जब मैं गुना कर रहा हूं, इस 9 को जब मैं गुना कर रहा हूं सभी टर्म से, तो 6x से गुना होगा तो 9 छक 54 मिलेगा, 54x, 5 से गुना होगा तो 5 9 45, ठीक है, माइनस 45y बराबर 9 तिया 27, माइनस का 27, ठीक है। अब इस दोनों को क्या करोगे, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि y का गुणांक सेम है और दोनों का साइन भी सर सेम है, तो साइन अगर सेम है तो इसको जोड़ नहीं सकते, इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप घटाव करोगे, ठीक है, घटाव करोगे, समीकरण 1 में से 2, जब घटाव करोगे तो साइन चेंज कर दीजिएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका -45y
प्लस 45 बाई कैंसिल, यहाँ पर दिख गया आपका 55x माइनस का 54x बराबर माइनस का 20 प्लस का 27। सॉल्व करिए और x का वैल्यू बताइए। तो 55x में से 54x घटाओगे x मिल गया, और माइनस 20 प्लस 27 कितना मिलेगा, घटाओ करेंगे 7 आ जाएगा, और प्लस का आएगा क्योंकि बड़े वाले नंबर क्या आएगा, प्लस का साइन है। ठीक है, तो x का वैल्यू 7 आ गया। x का वैल्यू 7 किसी भी समीकरण में पुट करिए, जो सबसे आसान है उसमें पुट करेंगे। देख लेते हैं कौन सा समीकरण सबसे आसान है। ये वाला मुझे दिख रहा है, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ठीक है, तो इस वाले में पुट करो समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 को ले रहे हैं। समीकरण 2 लिखा हुआ है 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। थोड़ा आप लिख देना समीकरण 2 में x का मान रखने पर। यहाँ से मिल जाएगा x का वैल्यू 7, 6 इंटू 7 माइनस 5 इंटू वाई या 5y बराबर माइनस का 3, 42 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, माइनस का 5y बराबर माइनस का 3 माइनस 42, ये मिल जाएगा माइनस का 5y बराबर माइनस का 45, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का वैल्यू 45/5, 45/5 कहने का मतलब 9। ठीक है, तो y का वैल्यू आपका 9 आ गया। ठीक है, तो हमें x और y थोड़ी पूछा गया था, हमसे तो भिन्न पूछा गया था ना। तो आपको सर भिन्न क्या बनेगा, तो हमारा रिक्वायर्ड जो भिन्न बनेगा, अतः आप फाइनल लिखोगे जो भिन्न है हमारा वो क्या है, x/y था ना, x/y था। तो आपको सर x का मान 7 और y का वैल्यू 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनता है 7/9। क्लियर? हाँ बिल्कुल, आंसर इसका 7/9 आएगा। चलिए, ये पूरा सॉल्यूशन है आपका, पूरा तो एक पेज पर शायद नहीं आ पाएगा, तो आधा एक पार्ट आप इतना ले लो। पहले तो आप इतने भाग के सॉल्यूशन ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ तक पहला एक भाग हुआ, हमने समीकरण को फॉर्म किया है। ठीक है, उसके बाद समीकरण को हल कर दिया। हमेशा 2 पार्ट में ऐसे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, एक बार समीकरण को फ्रेम करोगे, अभी लेफ्ट मत करना, मैं कुछ आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ। ठीक है, अभी होमवर्क भी मिलेगा। समझ में आ गया जितने भी टाइप के क्वेश्चन किए? क्या बोल रहे हो? ठीक है क्या सर? चलिए, अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ आपको। आज लिंक नहीं मिलेगा होमवर्क का, लेकिन होमवर्क क्या है आपके लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, या फिर मैं इसकी पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, वहां से आप सॉल्व कर लेना। ये आपका होमवर्क, ट्राई करिएगा। ठीक है, ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क नंबर 1। ठीक है, होमवर्क 1 ले लिया। मैं 5-5 सेकंड रुक रहा हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए, हाँ पीडीएफ सेंड कर दूंगा, लेकिन साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। कोई, ये होमवर्क नंबर 2 है आपका। होमवर्क 2 जितना भी क्वेश्चन करवाया सभी का एक एक टाइप है। ये संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। ये देखो, ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं दिए रहेंगे, बिल्कुल मत सोचना कि आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगा। बस यहाँ पर ऑप्शन है, यूज कर सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा प्रॉपर। होमवर्क नंबर 2 हो गया आपका। ये आंसर, चलो आंसर तो मैं बेकार ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये होमवर्क नंबर 3। होमवर्क 3 ये क्वेश्चन है आपके लिए। 2 पूरक, यहाँ पर पूरक है, योग 90 होगा। ठीक है, योग 90 डिग्री होगा पूरक के लिए। ठीक है, पूरक कोणों का योग 90 डिग्री। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद कौन सी क्वेश्चन तक हम, हाँ हाँ बताओ। ले लियो बाद में ना। एक तो स्क्रीनशॉट लेना है, उसको सॉल्व करिएगा, और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए ये होमवर्क है आपका, होमवर्क 4। अच्छा माइक बंद कर लो, अंजलि के नाम से एक बच्चे आपका माइक ऑन है, अंजलि गुप्ता, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, होमवर्क 4 है। एज प्रॉब्लम है ये, एज पर आधारित। ठीक है, सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके। तो इसके अलावा भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, और ये एक भिन्न वाला है, फ्रैक्शन पर है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा। चलिए, तो इतना है आपका होमवर्क, ट्राई करिएगा। आज लिंक नहीं सेंड करूंगा, लेकिन प्रैक्टिस करना, और कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। चलिए।